सभी को नमस्कार। परम आदरणीय अग्रवाल महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी एवं आज के कार्यक्रम के संरक्षक आंतरिक शिकायत कमेटी आईसीसी की संयोजिका एवं अंग्रेजी विभागाध्यक्षा मैडम कमल टंडन जी, मान एवं सम्मान के योग्य हमारे आज के अतिथि वक्ता जिला स्तरीय कानूनी सलाहकार एडवोकेट उमा चौहान एवं नीना शर्मा जी, आईसीसी के सभी गणमान्य सदस्य मैडम उषा अग्रवाल जी, डॉक्टर नरेश कामरा जी, डॉक्टर मीनू अग्रवाल, डॉक्टर डिम्पल और जो भी डॉक्टर गीता गुप्ता और डॉक्टर आलोक दीप जो हमारी इस आईसीसी कमेटी में है, शायद आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है किसी कार्यवश। तो मैं विभिन्न संस्थानों एवं हमारे महाविद्यालय से जुड़े समस्त प्रतिभागी और विद्यार्थियों का आज आईसीसी आंतरिक शिकायत कमेटी के द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय तरंग संगोष्ठी में आप सभी का डॉक्टर रेणु माहेश्वरी मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस संगोष्ठी का विषय है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस पोश, जो 2013 में एक्ट लागू हुआ था, उसी के ही निमित्त हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एडवोकेट उमा और नीना जी एक कानूनी सलाहकार हैं जो हमें अमूल्य जानकारियां इसमें देंगी। युग नायक एवं राष्ट्र निर्माता स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सके। हमें नारी शक्ति का उद्धारक नहीं वरन उनका सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियां संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भांति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की और उनको कार्य क्षेत्र पर अनुकूल वातावरण देने की। तो यही उद्देश्य इस कार्यशाला का है, जिसके लिए हमारी आईसीसी की संयोजिका मैडम कमल टंडन ने यह वेबिनार तरंग संगोष्ठी रखी है। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं कार्यक्रम संयोजिका मैडम कमल टंडन से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने वक्तव्य से हमारे आज के अतिथियों और विद्यार्थियों का हौसला अफजाई करते हुए और उनको एक खुशनुमा वातावरण देने के लिए जो वार्ता आयोजित की है उसके बारे में कुछ शब्द कहें। मैडम कमल टंडन। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर रेणु। आज की वेबिनार की रिसोर्स पर्सन लीगल एडवाइज़र एडवोकेट नीना शर्मा जी, एडवोकेट उमा चौहान, आईसीसी के सभी मेंबर्स, डॉक्टर उषा भी आज हमसे जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर नरेश, आलोक जी नहीं जुड़ पाए आज, मेरे सभी सहयोगी और प्यारे बच्चों, on behalf of the Internal Complaints Committee of the college and on my own behalf, I welcome you all. जैसा कि अभी डॉक्टर रेणु ने आपसे साझा किया कि आज का वेबिनार हमारे कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसका जो विषय है, जो टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और हमारे लीगल एडवाइज़र हमने आज इनवाइट किए हैं जो इस विषय पर आपके डाउट्स को लेंगे, आपके इस टॉपिक के बारे में, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में पोश कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक्ट 2013 में पारित हुआ था और 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बात की जाएगी
और आप लोगों को, खासकर हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। हमारे गर्ल्स स्टूडेंट्स ये कह रहे होंगे कि वर्क प्लेस है तो हम तो जॉब में नहीं हैं, बट ये मैं बात क्लियर करना चाहूँगी कि गर्ल्स स्टूडेंट्स का वर्क प्लेस जब वो कॉलेज में है तो कॉलेज है। तो इसलिए इस टॉपिक से जुड़ी अवेयरनेस के क्रिएट करना मुझे लगता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और इस तरह की टॉक्स, इस तरह के विषय से जुड़ी हुई टॉक्स, गेस्ट लेक्चर्स, वर्कशॉप्स कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी समय समय पर प्रिंसिपल सर के गाइडेंस और मोटिवेशन से ऑर्गेनाइज कराती रहती है कॉलेज में। And we really appreciate our principal sir's concern and thoughtfulness about the safety, welfare, and well-being of our girl students and female employees. I must add that Principal Sir is an able administrator under whose able guidance the college is progressing by leaps and bounds. वो आज इस वेबिनार में ज्वाइन नहीं हमें कर पाए, कुछ ऑफिशियल काम में वो बिजी हैं। मैं उनका स्वागत भी करती हूँ, चाहे वो हमारे बीच नहीं है, बट प्रेरणा उनकी रहती है, और उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि उन्होंने हमें इस तरह की टॉक के लिए मोटिवेट किया। आज के रिसोर्स पर्सन, जो वेबिनार के रिसोर्स पर्सन हैं, एडवोकेट रीना शर्मा, एडवोकेट उमा, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। ये दोनों एडवोकेट्स, लीगल एडवाइज़र अपने अपने क्षेत्र में तो माहिर हैं ही, बट समाज कल्याण के बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इनका योगदान रहा है। अभी डॉक्टर डिम्पल दोनों रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाएंगी हमारी ऑडियंस से। आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट नीना एंड एडवोकेट उमा। उमा तो हमारी स्टूडेंट भी रही हैं, तो मुझे लगता है हमारे स्टूडेंट्स को और इंस्पायर करेंगी कि हमारी अलमनाए भी हैं, हमारी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की लीगल एडवाइज़र भी हैं, और अभी डिम्पल भी आपसे शेयर करेंगी, साझा करेंगी कि समाज सेवा के किस तरह से कामों से वो जुड़ी भी हुई हैं। मैं आईसीसी के सभी मेंबर्स, जो हमेशा एक टीम की तरह हम काम करते हैं, सबका बहुत सहयोग रहता है मेरे हर इंडेवर में, इस कमेटी के हर कार्य में। आप सभी का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी कलीग्स जो इस वेबिनार में आज जुड़े हैं उनका भी स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को मैं तहे दिल से अप्रिशिएट करती हूँ कि आज वो वहाँ उपस्थित हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ध्यान से वो हमारे लीगल एडवाइजर्स की बात सुनेंगे, और आई एम प्रिटी श्योर कि ज़रूर इस टॉक से उनको फ़ायदा होगा। थैंक्स अ लॉट एंड ओवर टू रेनू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम सभी आप सभी के मार्गदर्शन में इस आईसीसी से जुड़े हुए हैं और हमें आपका मार्गदर्शन मिलता है और हम कार्यरत रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत सुंदर अपने विचार रखे। अब मैं विद्यार्थी और हमारी आज की जो अतिथि वक्ता हैं उनके बीच में अधिक समय न लेते हुए आगे के कार्य की गति देने के लिए डॉक्टर डिम्पल को आमंत्रित करती हूँ कि डॉक्टर डिम्पल आज कार्यक्रम को गति देते हुए आगे बढ़ाएं। डॉक्टर डिम्पल। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है मैम कि आज के हमारे जो वक्ता है उनको इंट्रोड्यूस करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जैसा अभी आपने बताया भी है, कमल मैम ने हमें बताया भी है कि उमा चौहान मैम जो है वो हमारे यहाँ से ही पास आउट स्टूडेंट है, हमारे यहाँ की अलुमनाई है। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज हम उनको एक कार्यक्रम में एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट उनको इन्वाइट कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट क्षेत्र में ऐसे ही प्रगति करें, ऐसे ही आगे बढ़े, और हम टीचर्स उनको इन्वाइट करें कि आप आओ हमारे कॉलेज में एज अ स्पीकर, एज ए गेस्ट। ये बहुत सम्मान की बात आज हमारे लिए भी है मैम, आपके लिए भी बहुत है। तो हमारे जो आज के स्पीकर है, जैसे मैम ने बताया भी है, एडवोकेट्स है दोनों हमारे यहाँ, नीना शर्मा मैम और उमा चौहान मैम। उमा चौहान मैम से तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिली हूँ, क्योंकि वो हमारे आईसीसी टीम के एक कानूनी सलाहकार के रूप में हमें समय समय पर कानूनी सलाहें देती हैं। और मैडम का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि हर कोई मैडम आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम में इम्प्रेस हो गई थी, और मुझे आज पता चले कि आप यहीं के स्टूडेंट्स हो, हमारे अलुमनाई हो। तो रियली बहुत ही अच्छी आपकी पर्सनालिटी है मैम। और जैसा कि हम जानते हैं, नीना शर्मा मैम और उमा चौहान मैम
हमारे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही कोर्ट में और एडवोकेट्स पे एडवाइजर, लीगल एडवाइजर है, वो एज ए प्रोफेशनल वो वहाँ पे कार्यरत है। और अपने पेशे के साथ साथ दोनों ही हमारे वक्ता बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। उन्होंने जब कोविड महामारी के टाइम हम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर घर पर बंद थे, घर पर सिमटे हुए थे, तब ये लोग कोविड से पीड़ित लोगों को भोजन देना, कपड़े देना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, हर तरीके से उनको मदद देने के लिए आगे आए होते। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एज ए बीइंग अ ह्यूमन और बीइंग अ पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी, तो एक समाज सेवा का जो आपने काम किया है वो हमारे बच्चों को जरूर प्रेरणा देगा, ना केवल बच्चों को बल्कि हम भी प्रेरणा लेंगे। मैम दोनों नीना मैम भी और उमा चौहान मैडम साथ ही साथ समय समय पर जितने भी ओल्ड एज होम है उनमें भी जाते रहते हैं, उनमें उन लोगों से मिलते रहते हैं जिन लोगों को उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। उन लोगों के पास वो समय समय पर अपना उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और जितनी मदद, जिस टाइप की उनको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, वो उनको समय समय पर देते रहते हैं। अपना पेशा कानूनी सलाहकार होने की वजह से मैम को जेल में जाने का, उन कैदियों से मिलने का मौका मिलता है जो हमारे समाज से बिल्कुल कट चुके हैं। उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, उनको टाइम टू टाइम वो अवेयरनेस भी करते हैं, अवेयर करते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, उनसे क्या गलतियां हुई है, उनको कैसे सुधार सकते हैं। तो समय समय पर मैम उन लोगों से भी मिलते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वो जिसकी परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस तरीके से रह रहे हैं, एटलीस्ट वो वहां पर खुशी से रहे। जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जितने भी लोग उनके आसपास है उनको वो समझा सकते हैं, तो वो उन लोगों से भी समय समय पर मिलते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम उन लोगों को सुनने का हमें मौका मिलेगा जिनसे हम शायद बात नहीं कर पाते। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं सबसे पहले हमारी मैम नीना शर्मा मैम से निवेदन करूंगी कि वो हमें अपने वचनों के द्वारा कृतार्थ करे। मैम नीना शर्मा। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं किसी को बता पाऊंगी कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इस एक्ट को बनाने की जरूरत कहाँ से पड़ी और क्यों पड़ी। 2013 से 16 साल पहले, 2013 से पहले एक लेबर क्लास की औरत थी जिसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। वो एक सामाजिक संस्था के पास गई और उसने अपनी समस्याएं बताई। वो सामाजिक संस्था उनको लेकर पुलिस के पास गई, यहाँ गई, वहां गई, पुलिस थाने में गई, कोर्ट में गई, इवन के जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो उन्होंने क्या कहा, उसके बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गए। उस लेडी का नाम उन्होंने विशाखा के नाम पे दिया, क्योंकि उसकी सारी आइडेंटिटी को छुपाया गया। छुपाने के बाद उसको एक नाम दिया गया विशाखा। इसलिए ये केस रिपोर्टेड हुआ और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाने के लिए आदेश दिया। इसके बाद 22 अप्रैल 2000 आवाज एको कर रही है अभी, पहले ठीक आ रही है। यस। एक जगह दो मत चलाओ। हाँ, एक ही चलाइए, एक ही ऑन रखिए। अब आपके 2 जगह से स्पीकर ऑन है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो रही है। आपकी आवाज ना एको कर रही है। वही मुझे लग रहा है मैम। हाँ, अब तो नहीं आ रही। अभी नहीं, पहले ठीक आ रही थी, अभी शुरू हुई एकदम से, पहले ठीक थी। अब बोलो। आ रही है तुम्हारी? हाँ, या तुम्हारा स्पीकर ऑन? मैंने तो बंद कर रहा है। हेलो। हाँ, अभी ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ जी।
22 अप्रैल 2013 में ये एक्ट बना। इस एक्ट में ये डेफिनेशन दी कि क्या किस तरीके से हरासमेंट होगी, क्या हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, और वर्क प्लेस की डेफिनेशन क्या है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसी संस्था, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, जिसमें कि महिलाएं, 7 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं या आती हैं, उसमें वो वर्क प्लेस कहा गया। आदमियों, ये नहीं है कि जहां महिलाएं हैं तो वो भी कमेटी बनेगी, नहीं, पुरुषों का होना उस इंस्टीट्यूशन के अंदर जरूरी है। हरासमेंट किस तरीके से, जरूरी नहीं है फिजिकल हरासमेंट हम किसी के साथ करें, जरूरी नहीं है कि हम किसी को टच करें। अगर हम किसी को वल्गर बातें कहते हैं, दूर से कुछ ऐसा कुछ अश्लील चीज दिखाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, वो भी एक हरासमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। हम किसी को, कई अब स्टूडेंट हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ जो मेल बॉयज हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और उसने किसी ने सीटी बजा दी, तो वो भी एक हरासमेंट की कैटेगरी में, क्योंकि वो एक सीटी बजाना एक इंडिकेशन है अश्लीलता का। वो जरूरी नहीं है कि वो उस लड़की को देख के उसमें कुछ कमेंट ही कसे। एक सीटी बजाना एक स्टॉक, ये आईपीसी के सेक्शन के अकॉर्डिंग स्टॉकिंग कहलाता है। अगर सीटी में बजाए किसी लड़की को देखे तो भी वो हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। जरूरी नहीं है आप कि टच करिए और टच करने के बाद उसको हरास कीजिए या उसको प्रपोज कीजिए। प्रपोज तो एक बिल्कुल सामने खुला रूप है, अगर हम उसको कोई बात कहते हैं तो वो हरासमेंट की कैटेगरी में आता है। अब डेफिनेशन एक अग्रीव्ड वुमेन की क्या है, इसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई कि किसको क्या क्या कहेंगे। अग्रीव्ड वुमेन in relation to workplace, a woman in any age, whether employee or not, जरूरी नहीं है वो एम्प्लॉय हो। वहाँ जैसे हम यहाँ कॉलेज की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट जो है एम्प्लॉय हो, वहाँ पढ़ने वाले बच्चियां वो भी उस एग्रीव्ड वुमेन की कैटेगरी में आ सकती है। वो भी एक कंप्लेन हमारी, उसको भी अगर कोई बच्चे को भी, उस लड़की को भी कोई कुछ कहता है इन द प्रेमिसेस ऑफ कॉलेज, तो वो एग्रीव्ड वुमेन की कैटेगरी में आती है। एज फैक्टर कोई भी नहीं है कि छोटी बच्ची है, बड़ी है, मीडियम एज की है, वो एज डजंट मैटर। और उसको अगर कोई हरास करता है, कोई फिल्दी लैंग्वेज बोलता है, उसको गलत इशारा करता है, अश्लील चित्र दिखाता है, वो एग्रीव्ड वुमेन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद एक, अब अश्लील हो गया, वुमेन हो गई, वर्क प्लेस हो गया। अब इस कमेटी का गठन कैसे होगा, चेयरपर्सन कौन होगा, जो इंस्टीट्यूशन है चेयरपर्सन का भी, जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जिसको हम वर्क प्लेस मान रहे हैं, जहाँ मेल और फीमेल दोनों हैं, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसको चेयरपर्सन माना गया। लेकिन वो कमेटी का मेंबर हेड ऑफ द कमेटी नहीं है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है। उसकी डेफिनेशन आगे बताई गई। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये राइट है कि वो देखे ऐसी इंस्टीट्यूशन में कि जहां लड़का लड़कियां दोनों मेल फीमेल वर्क कर रहे हैं, क्या वो इंटरनल कमेटियां वहां पे बनाई गई हैं, क्या गवर्नमेंट, ये जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट कोई इंस्टीट्यूशन, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पे भी वो कमेटी की चेकिंग कर सकते हैं। इसके बाद एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है, इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, establishment, enterprises, institution, office, branches of the unit of the appropriate government and local authority is called department। कि इसमें जो भी बंदा काम कर रहा है, एम्प्लॉय है या आना जाना है, वो इस कैटेगरी में आएगा। अब सेक्सुअल हरासमेंट जैसे कि मैंने बताया, लेकिन जो लैंग्वेज एक्ट में प्रोवाइड की गई उसमें है फिजिकली कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस, a demand of request for sexual favor, making sexual color remarks। यहाँ पे जो sexual color remark, अगर कुछ ने, ये एक लड़का है एक लड़की है, क्लास में पढ़ रहे हैं,
उसके साथ, उस लड़के के साथ 2 लड़के और बैठे, वो उनकी तरफ मुंह करके और गलत इशारा करता है या गलत करता है, और आपको लड़की को ये समझ आता है कि ये जो गंदा इशारा है या ये जो गंदी बात कही गई है या जो कमेंट मारा गया है मेरे पे, वो इनडायरेक्टली मेरे को हर्ट करता है, तो भी इस कैटेगरी में जो मेकिंग सेक्सुअल कलर रिमार्क्स है वो उसमें आएगा। जरूरी नहीं है कि वो लड़की की तरफ मुंह करके ही बात करे, कि जरूरी नहीं है कि उसको ही डायरेक्टली टच करके ये बात कहे। अगर वो दूसरे लड़के से भी ये कह रहा है और लड़की वहां प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ किसी गर्ल और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वुमेन, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी ऑफिसर अंडरलाइंग फिजिकल और नॉन वर्बल कॉन्टेक्ट एंड सेक्सुअल नेचर। अगर कोई लेडी है या कोई बच्चा है, आपके यहाँ स्टूडेंट है, कॉलेज के अंदर एंटर करता है और उसके एडमिशन के टाइम बच्चों ने जैसे पहले रैगिंग की, रैगिंग की नेचर भी अगर उसमें सेक्सुअली कोई वर्ड है तो वो भी उस कैटेगरी में आएगा। ये नहीं है कि वो बच्चा पढ़ता ही नहीं, वो बच्चा, वो बेटी या गुड़िया या लड़की वो पढ़ती ही नहीं, या कोई टीचर है इंटरव्यू के लिए आई और इंटरव्यू ड्यूरिंग इंटरव्यू उसके साथ कोई भी अश्लील बातें की गई, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। वर्क प्लेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, इवन के हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स, एनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, इंस्टीट्यूशंस, स्टेडियम, ये सब वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएगा। वर्क प्लेस में सिर्फ ये है, ये आप सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये है कि जहां एक लेडी या एक महिला, एक बच्ची, उसके साथ पुरुष काम कर रहे हैं तो वो वर्क प्लेस की कैटेगरी में, या बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी वर्क प्लेस की कैटेगरी में आएगा। अब सेक्शन 3 कहता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, कि प्रिवेंट क्या करें। अगर किसी लड़की को फिजिकली हरास किया गया है या कोई कंप्लेंट आपके पास आती है तो वो उसको हमें रोकने का हमारा राइट है। अब रोकेंगे कैसे? रोकेंगे, हम एक कमेटी बनाते, कमेटी वर्क करेगी। अब कमेटी के जो मेंबर हैं, अब चैप्टर 3 में हमें ये बताया गया है कि हमें एक इंटरनल कमेटी बनानी है। कमेटी का जो चेयरपर्सन है, कमेटी का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो कौन होगा? The senior member of the institution, that institution, educational institution, sport complex, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मेंबर है वो उस कमेटी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्ति की जाएगी। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, जैसे आपके यहाँ गर्ल चाइल्ड है, गर्ल स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट्स आपके यहाँ हैं और कोई फीमेल टीचर नहीं है, एक एग्जांपल हम इस तौर पे देखते हैं। और हमारी एक, जैसे बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज की 2 ब्रांचेस हैं, एक मेन बाजार के अंदर है, दूसरी है बिल्क प्लांट रोड पे। बिल्क जो मेन बाजार के अंदर जो कॉलेज चल रहा है वहाँ दोनों गर्ल एंड बॉय पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे कोई फीमेल टीचर नहीं है। तब क्या होगा? उस कैटेगरी में हम उस चेयरपर्सन को कहाँ से लाएंगे? तब हमारे पास ये प्रोविजन है कि जो हमारा दूसरा इंस्टीट्यूशन है वहां से जो भी सीनियर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है हम उसको अपॉइंट करेंगे चेयरपर्सन की कैटेगरी में, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कैटेगरी में। अब हमें कमेटी में क्या करना है, कौन कौन एम्प्लॉय रखे जाएंगे, क्या रखा जाएगा? Not less than 2 members from the amongst employee preferable committee in the course of women or who have been experience of social work or have legal knowledge। अब कमेटी बन गई, कमेटी में चेयरपर्सन हो गए, मेंबर्स हो गए। अब सोशल वर्क कहाँ से लाएंगे हम? सोशल वर्क हमारा कोई भी हो सकता है जो आउटसाइडर है, लेकिन उसको कानून की जानकारी होनी चाहिए। ये सोशल वर्क नहीं है कि आप कहीं जाते हैं किसी के लिए काम करते हैं, नहीं। अगर कोई कंप्लेंट आपकी कमेटी में आती है उसको एक्ट अपॉन कैसे करेंगे, उसको उसकी जानकारी तो जो लॉ नोइंग पर्सन है
वही कर पाएगा, वही आपको गाइड कर पाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इस सिचुएशन में, कि जहां हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, एक वुमेन की कंप्लेंट है, उसको कंसीडर कैसे करना है, उसके स्टेप्स कैसे लेने हैं, तो वो एक लॉ नोइंग पर्सन ही कर सकता है। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारी उमा चौहान मैम है, वो आपकी इंटरनल कमेटी की मेंबर है एज ए सोशल वर्कर। ही इज द एक्सपर्ट ऑफ द लॉ डिपार्टमेंट, he is the experienced law graduate, he is the experienced advocate in district court Faridabad as well as the legal service authority of Faridabad. इसीलिए आपने उनको अपॉइंट किया। इज अ वेल गुड डिसीजन ऑफ योर कॉलेज, क्योंकि उनसे अच्छी जानकारी मैं नहीं समझती और इससे अच्छी जानकार मैं नहीं समझती आपको कोई और मिलेगा। One member from amongst non-government organization or associate committee or to course of women or a person familiar that the issue related to sexual harassment। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? सेक्सुअल फेमिलियर, उसको ये जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा मेंबर, ऐसी वुमेन जो कि एम्प्लॉय भी हो सकती है, आपकी एम्प्लॉय भी हो सकती है, जिसको कमेटी में शामिल किया है, कि वो उस शब्दों का मतलब समझ सके कि जो उस लड़के ने, उस मेल ने उस गर्ल को या उस वुमेन को बातें कही है। Next step, provided that at least 1/2 of the total member so maintained shall be women। It means कि कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की तो सारी हम वुमेन रखे? नो, देयर विल बी मैन पर्सन ऑल्सो भी। एक मैन का होना कमेटी में कितनी, एटलीस्ट 1/2 हमारी आधी मेंबर फीमेल और मेल भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जो उन्होंने जो एग्री वुमेन है उसने कंप्लेंट में लिखा, उसके बारे में हम कैसे जानकारी करेंगे कि उसने क्या कहा? मेल के सामने बात कही, क्योंकि हम लोग जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं सब मेंटली तौर पे मैच्योर हैं, हम उस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए इसमें ये प्रोविजन रखा गया, क्योंकि अगर हम सारी फीमेल को रखते तो मेल का ये क्राइटेरिया था कि महिलाएं हैं, कुछ भी कर सकती है, तो अंदर बैठे क्या करा, हमें क्या पता, महिलाओं की चल रही है। इसीलिए इस कमेटी के अंदर मेल्स को भी शामिल किया गया कि कोई क्राइटेरिया, कोई इशू बाकी ना रह जाए कि मेल्स इस बात पर इशू क्रिएट कर सके। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ज्यूरिसडिक्शंस होंगी? एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को राइट है कि अपनी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे चेक करे, वो इंक्वायरी कर सकता है कि वेदर दिस कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूट और नॉट। इट इज नेसेसरी, इसको फुलफिलमेंट कराना, उसकी एस्टैब्लिशमेंट कराना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दैट्स कॉल्ड डीसी और डीएम। इसके बाद हम अब चैप्टर 4 में लेंगे कि व्हाट इज द कंप्लेंट। हमने इतनी बातें की, कमेटी हुई, कमेटी के अंदर कंप्लेंट्स क्या होगी। सेक्शन 9 में जो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट है वो उसका क्या होगा, क्या कैसे कंप्लेंट की जाएगी। एनी एग्रीड वुमेन makes in writing a complaint in sexual harassment and workplace, it is the internal committee। वो in writing उस इंटरनल कमेटी के अंदर अपनी कंप्लेंट को देगी। अगर वो इलिटरेट है देन क्या करेगी? क्या टाइप करा के लाएगी अपनी कंप्लेंट? नो, देयर इज नो नेसेसरी। तब क्या होगा? उसका नेक्स्ट ऑप्शन भी सेक्शन में दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट whether such complaint cannot be made in writing, the member of the committee shall give assistance for the woman for making the complaint in writing। जो मेंबर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं या नॉन एक्सपर्ट भी हैं, वो उसको लिखने में या बताने में उसकी मदद करेंगी कि इस तरीके से आप कंप्लेंट को राइट कीजिए, ताकि अपनी बात को कमेटी के आगे आप रख सके। If the aggrieved woman is unable to make complaint in account of, अगर वो लेडी ना तो लिख सकती है ना आ सकती है, उस कैटेगरी में क्या होगा? उस कैटेगरी में ये होगा, ए कंप्लेंट ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा में चली गई,
वो ना तो इंटरनल कमेटी में आ सकती है, ना अपनी रिटर्न कंप्लेंट दे सकती है। उस सिचुएशन में जो उसका लीगल हेयर है या उसकी डेथ के बाद जो लीगल हेयर है या उसका फैमिली मेंबर है, वो कमेटी में ऑन बिहाफ ऑफ दैट एग्रीव लेडी वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अब कंसिलेशन क्या होगा? कंप्लेंट आ गई, फिर हमारा कमेटी का क्या करना है? कंसिलेशन करना है। कंसिलेशन माने दोनों पार्टी पहले उस जो एग्रीव वुमेन है या उसके हेयर्स ने उसको कोई कंप्लेंट दी है, उसके कंटेंट्स को चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द कमेटी उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी काउंसलिंग, उस लेडी की काउंसलिंग करेंगे, जो एग्रीव वुमेन है, एग्रीव गर्ल है, उसकी काउंसलिंग करेंगे। यहाँ पे एक प्रोविजन है, ये भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि अगर वो ना तो वो जो एग्रीविड वुमेन है या गर्ल है जिसने कमेटी में कंप्लेंट दी, जिसके खिलाफ दी, जिस रेस्पोंडेंट के जो अपोजिट पार्टी के अपनी कंप्लेंट दे सकती है कि दिस आउटसाइडर केम टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड गेव मी द सेक्सुअल हरासमेंट, गेव मी दीज वर्ड्स ऑफ मी। ये शब्द, ये बातें उसने इस हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है नीना जी? अच्छा जी, थैंक यू मैम, सुन पा रहे हैं हम लोग। ओके ओके। तो इस सिचुएशन में भी वो इंटरनल कमेटी को अपनी कंप्लेंट दे सकती है कि मेरे को किसी भी आउटसाइडर ने आपकी इंस्टीट्यूशन के आके अंदर आके मुझे ये गलत बात कही है। उसकी तब उस कंप्लेंट को, उस रेस्पोंडेंट को बुला के वो कमेटी उसकी काउंसलिंग कर सकती है। काउंसलिंग अगर कंसिलेशन से, काउंसलिंग से बात निपट जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो उसकी इंक्वायरी कंडक्ट होगी। क्या करेगी इंक्वायरी के लिए? रेस्पोंडेंट को बुलाएंगे और फैक्ट्स जो कंप्लेंट में दिया हुआ है उसको देखेंगे कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ है या उसके जो वर्ड्स उसने लिखे हैं क्या वो हरेसमेंट कमेटी के अंदर आता है या नहीं, या सिर्फ कमेटी को एक एप्लीकेशन देना है और हरासमेंट की कैटेगरी में वो सोचता है कि वो दूसरे पार्टी के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। नो, कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट है वो कमेटी देखेगी कि उसने कंटेंट्स क्या लिखा है। अब कंप्लेंट भी आ गई, काउंसलिंग भी हो गई, तब हमें क्या करना है? कमेटी अगर ये लगता है कि जो कंप्लेंट के कंटेंट्स है उसके अकॉर्डिंग रेस्पोंडेंट के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, देन कमेटी उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेगी पुलिस के पास कि मेक ए एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन। अगर मान लीजिए कमेटी में इंक्वायरी चल रही है और दोनों, जिसने कंप्लेंट दी है वो भी एम्प्लॉय है और जिसके खिलाफ दी है वो भी एम्प्लॉय है, उन कंडीशन में क्या होगा कि क्या दोनों उस इंस्टीट्यूशन में आते रहेंगे? क्या उसको कमेटी बार बार उनको देखती रहेगी? नहीं। उस कमेटी में क्या उस सिचुएशन में होगा, इफ बोथ पार्टी आर एम्प्लॉय, द पार्टीज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ द इंक्वायरी बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। अब क्या होगा? During the inquiry, committee transfer the woman or other respondent or woman to other workplace. उस वुमेन को या रेस्पोंडेंट को किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर कर दे। जैसे आपके यहाँ 2 कॉलेज है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भेज देंगे, क्योंकि दोनों के सामना आमना होना नहीं चाहिए। जिस दिन भी कमेटी उनको कॉल करेगी देन वो लोग उस कमेटी के अंदर अपीयर होंगे। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूशन ही एक है, ट्रांसफर की कैटेगरी नहीं है, देन क्या हो? तब किसी भी एक पर्सन को, रेस्पोंडेंट हो या एग्रीव वुमेन हो, गर्ल हो, उसको छुट्टी पर भेज दिया जाएगा कि आप जाइए और कुछ दिन के लिए छुट्टी लीजिए। ताकि ये किस लिए प्रोविजन रखा गया है? क्योंकि एक्ट बिना नेसेसिटी के कोई भी कानून नहीं बनता है। ये इसलिए रखा गया कि किसी भी पार्टी कोई एप्लीकेंसी या उसका कोई प्रेशर उस कमेटी के ऊपर ना जाए, कोई भी वो बात
उस कमेटी को ना किसी मेंबर को वो अप्रोच ना कर सके, कोई भी किसी से सिंपैथी गेन ना कर सके, इसलिए उन दोनों को छुट्टी पे भेज दिया जाए कि भाई आप भी जाइए और आप भी जाइए, अपने घर बैठिए, जिस दिन जरूरत होगी उस दिन, जब तक फाइनल डिसीजन कमेटी का नहीं आता है तो तब आइएगा। अब पनिशमेंट की कैटेगरी में क्या हुआ? पनिशमेंट की कैटेगरी में आइदर अगर हमने कंप्लेन की पुलिस को, पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद एफआईआर हो गई, अब जो एम्प्लॉय है, एफआईआर तो हो गई, चलिए हो गई, वो बेल आउट भी हो गया, फिर क्या वो इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा? वो आ तो जाएगा, लेकिन अब उसके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी साइमल्टेनियसली एफआईआर के साथ ही चलेगी, उसका रेस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर। इसके बाद क्या है, अगर कमेटी चाहे तो पनिशमेंट भी एक दूसरे के ऊपर दे सकती है। अगर कमेटी को ये लगता है कि वो एग्रीव्ड वुमेन है, उसने जो कंप्लेंट कमेटी के आगे दी है वो फेक है, देन उस कंप्लेंट को वो डिसमिस भी कर सकते हैं। ये प्रोविजन एज ए कोर्ट वो लागू कर सकते हैं कि आपके जो आपने जो कंटेंट्स दिए हैं वो फेक हैं, हम कमेटी आपकी एप्लीकेशन पे कोई कार्यवाही नहीं करेगा। देन उसके पास, उस एग्री वुमेन के पास राइट है कि वो फ्रीलांसर होकर पुलिस के पास जा सकती है, कोर्ट जा सकती है, दैट इज। तो प्रोविजन ये है कि क्यों बना, क्योंकि वर्किंग वुमेन, एक महिला जो घर छोड़ के, अपना घर छोड़ के एक इंस्टीट्यूशन के अंदर आई, एक सेफ छत के नीचे आई और उसके साथ सेक्सुअली हरास उसे किया गया, देन इसकी जरूरत पड़ी, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया ताकि वो उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसकी रक्षा की जा सके कि आप अपने आप को सिक्योर महसूस कीजिए। अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन में किसी मेल के साथ काम कर रही हैं या किसी मेल के साथ पढ़ रही हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपने आप उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी ना आए कि शायद वो आदमी मुझे कुछ कह दे, वो लड़का मुझे कुछ कह दे, इसलिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी। तो मैं समझती हूँ अगर किसी की क्वेरी हो तो मुझे पूछिएगा, या ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नीना जी, थैंक यू। डिम्पल? बहुत ही सहजता और सरलता से हमें समझाया कि हरासमेंट क्या होती है, और एज ए टीचर या एज ए वर्किंग वुमेन या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। क्वेश्चन है मैम आपसे, ड्यूरिंग द एक मेल फैकल्टी आपको लेक्चर दे रहे हैं और 50 to 60 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं, मेल फैकल्टी ड्रिंक करके आया हुआ है, आपको स्मेल आ रही है और आपको पढ़ा रहे हैं कि आंख मारना या फिर इस टाइप से कुछ एक्टिविटीज करता है। वॉइस इज नॉट क्लियर। डिम्पल, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। नॉट क्लियर, वी आर नॉट गेटिंग यू। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। डिम्पल मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप प्लीज एक बार नेट देख लीजिए अपना। माइक चेक, माइक एक बार चेक कर लीजिए आप अपना, और यू कैन कम टू द लेफ्ट 5। म्यूट करके देख लिया। Should I leave? मुझे लगता है शायद डिम्पल मैम लेफ्ट हो गई है मैम, वो शायद अभी चेंज कर रही है अपना पेज थोड़ा सा। ठीक है, टाइम 2 मिनट लगता है कि डिम्पल कुछ पूछना चाह रही थी, उनकी क्वेरी हम बाद में भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी एडवोकेट उमा को। इनकी क्वेरीज अगर कुछ है इनसे तो बाद में ली जाएंगी कमेंट? हाँ जी, हम बाद में ले लेंगे, इकट्ठी ले लेंगे।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी उमा, मैंने आपको इनवाइट किया है। हेलो। या वी कैन हियर यू उमा। यस मैम, आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी बिल्कुल क्लियर, वेरी क्लियर। ओके मैम, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ पंक्तियों के साथ में आज जो हमारा टॉपिक है मैं उसको शुरू करना चाहूंगी। ये चंद पंक्तियां मेरी उन्हीं लड़कियों को समर्पित हैं जो आज हरासमेंट की शिकार हुई पड़ी हैं। लुटेरा है अगर आजाद, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक बेटी, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर। ये उन लोगों के लिए है जो लड़कियों को हराश करते हैं, उनको कुछ नहीं समझते। ये पंक्ति मैं उनके लिए बोल रही हूँ। बनो इंसान पहले तुम सब कुछ छोड़कर, ये बात मजहब की है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से, ये हिंदुस्तान सबका है, ये हिंदुस्तान सबका है। आदर व सम्मान के योग्य मेरे सभी अध्यापक गण और प्यारे बच्चों, आज आपके सामने जो टॉपिक दिया है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं इसको पहले भी डिस्कस करना चाहती थी अग्रवाल कॉलेज के सामने, तो मैंने सोचा था शायद मैं फिजिकल आकर ही कॉलेज में जब कभी लेक्चर होगा तो मैं इसको सामने से बोलूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कोविड के टाइम ऐसा नहीं हो पाया पॉसिबल। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऑनलाइन ये सब कुछ बोलने का मौका मिला। तो जैसा कि आपने अभी नीना शर्मा मैम को सुना है, उन्होंने सारा कुछ कवर कर दिया है इस एक्ट के बारे में, क्यों बना, किस लिए बना, क्या जरूरत पड़ी, ये सब कुछ तो बता दिया। लेकिन जो छोटी मोटी बातें रह गई वो मैं आज आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ। वो क्या है कि ये एक्ट बना क्यों था, ये सभी को पता है। मैडम ने जैसा कि बताया था, विशाखा नाम की एक लड़की थी जिसको नाम दिया गया था, ये उसका काल्पनिक नाम था, ये उसका ओरिजिनल नाम नहीं था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन करके उसका सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है। अगर आप सब बच्चे देखना भी चाहें, नेट पर उपलब्ध है, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो ये था, उसके अंदर मानसिक शारीरिक उनका जो शोषण हुआ था, इसलिए ये एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी थी। एक्ट बनाने की जरूरत तो पहले भी थी, लेकिन सरकार हमारी ध्यान नहीं दे रही थी कि क्यों। देखा भी जा रहा है कि हर एक वर्क प्लेस पर, चाहे कॉलेज है, स्कूल है, गवर्नमेंट है, सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, या संगठित असंगठित गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कहीं भी ले लीजिए, हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, कहीं भी हर जगह वुमेन काम कर रही हैं। कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के सम्मान वो चल रही हैं। लेकिन क्या वो सुरक्षित हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा उठता था। लड़कियां अपने आप को सुरक्षित ही महसूस नहीं कर रही थी। इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट का सन 2013 9 दिसंबर 2013 को ये पारित किया गया था। तो 2013 में जब ये एक्ट आया, उसके बाद भी मेरे को आज भी ऐसा लगता है कि कई जगह तो इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक्ट लड़कियों के लिए बन भी चुका है या नहीं। तो जगह जगह जो हम हैं इस एक्ट के बारे में बताते हैं, कॉलेजेस में जाकर भी बता रहे हैं, सरकारी स्कूल हैं या सरकारी कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कंपनियां हैं, कहीं भी अगर हमें जरूरत लगती है तो हम ये जरूर बताते हैं इस एक्ट के बारे में। तो इसके लिए अभी मैडम ने एक बात बताई थी कि क्या होता है, शोषण क्या है, शारीरिक है, मानसिक है। इसमें जरूरी नहीं है कि शारीरिक ही शोषण हो, मानसिक शोषण भी इसमें आ सकता है। जैसे कि अभी मैम ने आपको क्लियर किया था कि मैंने अभी क्वेश्चन मैडम का सुना था, मेरे को थोड़ा सा याद आया है कि मैडम ने बोला था कि अगर हम किसी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और 50 एंड 60 अबव बच्चे हैं, यहाँ तक मैंने सुना, और उन्होंने बोला कि इन बिटवीन बीच में कोई बच्चा आंख मार देता है। यहाँ तक मुझे क्वेश्चन समझ में आया था, शायद आगे मैडम का क्वेश्चन नहीं था। तो क्या वो इसमें आता है या नहीं आता? तो मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल इस एक्ट के अंदर वो आता है, क्योंकि वो शारीरिक, लेकिन नहीं, उसने एक्टिविटी तो करी ना, वो हराशिंग तो थी। अगर मान लीजिए कोई लेक्चरर हमें पढ़ा रहा है, कॉलेज में हम पढ़ने आते हैं, पढ़ाने आते हैं, और हमें कोई पढ़ा रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते कोई बच्चा या लड़का कोई गलत एक्टिविटी टीचर्स के सामने कर दे, तो क्या वो सम्मान के योग्य था? आप खुद देखिए, आप खुद सोचिए, क्या वो सही था? हमारा जब अंतर मन ही उसको सही नहीं मान रहा, तो हम उस बच्चे को कैसे छोड़ दें? ये
सबसे बड़ी बात है उस लेक्चरर की जो जिसके सामने ये गलत एक्टिविटी की गई है वो क्या चाहता है, वो उस बच्चे को सुधारना चाहता है, वो उस बच्चे को सजा देना चाहता है, या अपनी शिकायत आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर एक संस्था के अंदर बनानी अब कंपलसरी कर दी गई है उसके अंतर्गत देना चाहता है या नहीं। ये सबसे बड़ी बात जो अभी मैडम का क्वेश्चन जितना मैंने सुना था उसका मैं आंसर आपको यहाँ पर दे रही हूँ। आगे मैम मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये था कि अगर जो मेल फैकल्टी है जो पढ़ा रहा है अगर वो ऐसा कुछ करता है तो क्या एक सिंगल स्टूडेंट उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं या जो 50-60 स्टूडेंट इतने सारे बैठे उन सबकी सहमति की जरूरत होगी? मैम सिंगल स्टूडेंट कंप्लेंट कर सकती है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल सिंगल स्टूडेंट भी कंप्लेंट कर सकती है। जरूरी नहीं है कि 50 या 60 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के सिग्नेचर करके एक कंप्लेंट हम दें, जरूरी नहीं है। वो सिंगल एक स्टूडेंट भी कंप्लेंट कर सकता है कि ऐसी एक्टिविटी इस क्लासरूम में इस दिन की गई है और इस बच्चे के द्वारा की गई है। यस मैम। सॉरी टू इंटरप्ट उमा, मगर अगर 50-60 बच्चे फेवर में लिख दें टीचर के में फिर क्या होगा? मैम फिर तो वही आईसीसी कमेटी का वही है कि वो पूरा देखेंगे, पूरा उनका देखेंगे कि क्या है, उनको सबूत मांगेंगे, उनको सम देखा जाएगा। बच्चों को जरूरी नहीं है मैडम, मुझे नहीं लगता कि 50-60 बच्चे एक टीचर के अगेंस्ट जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें विटनेसेस का भी एक बहुत यस मैम विटनेस जरूरी है। सिंगल स्टूडेंट का तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ कि एक स्टूडेंट की कंप्लेंट वो लगता है तब आईसीसी का रोल आ जाता है कि वो इंटरवीन करे और देखे कि कितना सच है और कितना इसमें कंप्लेंट ऐड की गई है। जो इंटरिम कमेटी कमल इंटरिम कमेटी है मैम, डर की वजह से स्टूडेंट ना आए सामने पे, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कंप्लेंट को सामने लाना चाहता है कि नहीं। अगर स्टूडेंट ही नहीं चाहता तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकते। अगर कंप्लेंट कमेटी के पास आई है मुझे लगता है उसके फैक्ट्स को कंसीडर करना कमेटी का राइट है। फेक है या सही है ये तो बात की बात है, लेकिन स्टूडेंट कंप्लेन कर सकता है। अगर उसके फेवर में और लोग आ सकते हैं तो वो उनको ला सकते हैं। तो इसमें मैं कंफर्म करना चाहूंगी कि रिटर्न जब तक आईसीसी के पास रिटर्न कंप्लेन नहीं आती है तब तक हम उसको नहीं टेकअप कर सकते। यस कोई भी कंप्लेंट शुड बी इन रिटर्न जरूरी। बट समटाइम्स ऐसा होता है मैम कि आप कहीं पर पढ़ने जा रहे हो, सपोज मैं ही कहीं जा रही हूँ, मुझे वहाँ का पता ही नहीं है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन, मेरे सामने तो लेक्चरर आया, लेक्चर देकर चला गया, अब वो स्पीकर मांगो बाहर से आया, राइट। अब मैं वो मुझे पता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन का भी किसको मैं करूँ, तो मुझे किससे बात करनी चाहिए। इवन जो मेल पर्सन है वो भी उसका खास फ्रेंड है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो जो मेल पर्सन है वो भी उसका खास दोस्त है, वो मेरी बात क्यों मानेगा? वो तो ऑब्वियसली नहीं मानेगा, और मैं जाना भी चाहूंगी तो मुझे रोक देगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करें? क्या हम पुलिस के पास जा सकते हैं या जो वुमेन हेल्पलाइन है हम उसको यूज करें? फर्स्ट ऑप्शन हमारा, अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे साथ कोई हरासमेंट हुई है, सबसे पहले कंप्लेंट हरासमेंट कमेटी को दी जाएगी। अगर ये लगता है कि रिलेटिव आवाज कमल डबलिंग आ रही है मैम आपकी आवाज। उमा आपकी क्या मैम? नहीं, असल में मुझे लग रहा है कि नीना भी बोल रही हैं, उधर से उमा भी बोल रही हैं, तो वो ओवरलैपिंग हो रहा है आवाज का। ओवरलैपिंग हो रही है तो हमें दो लोगों की आवाज आ रही है, ये प्रॉब्लम है। म्यूट है। अगर ये लगता है कि किसी और का माइक एक एडवोकेट आंसर करें प्लीज। अगर हमें लगता है कि मैम कि वो जो चेयरपर्सन है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उस विक्टिम का जो एग्रीड वुमेन है या गर्ल है उसका रिलेटिव है, पहले उसका प्रोविजन जो एक्ट बनाया इसीलिए है कि पहले वो कमेटी को देगा, कमेटी उसको एंटरटेन करती है या उसके अगेंस्ट चली जाती है, देन द एग्रीड वुमेन या एग्रीड गर्ल गोज टू द पुलिस, और उसमें वो लिखे कि मैंने कमेटी में ये कंप्लेंट दी, लेकिन कंप्लेंट जो चेयरपर्सन है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस कमेटी इज द रिलेटिव ऑफ द रेस्पोंडेंट।
हाँ जी उमा, आप अपनी बात कंटिन्यू करें प्लीज। मैम क्वेरी पूरी हो गई मैम? हाँ जी मैम। हाँ जी डॉक्टर मैम। डिम्पल मैम हो हाँ गई? जी, थैंक यू मैम। आगे करते हैं, आईसीसी कमेटी में मेंबर कितने होने चाहिए? आईसीसी कमेटी के मेंबर 10 होना कंपलसरी है। और ये कहाँ पर होने चाहिए? 10 लोगों की कमेटी होना कंपलसरी है, ये प्रावधान है लॉ जो आईसीसी कमेटी का, हम जैसे आपके कॉलेज में भी है 10 लोग उसपे कंपलसरी होने चाहिए। अगर हम कॉलेज की बात ही करते हैं यहाँ पे, तो कॉलेज में एक स्टूडेंट को जरूर शामिल किया जाएगा उस कमेटी का एज ए मेंबर। आप सभी आईसीसी कमेटी के मेंबर हैं, आप सभी को पता है कि हमने इसमें एक स्टूडेंट को भी शामिल कर रखा है। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चों से जुड़ी जितनी भी शिकायतें हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलेज में लेक्चर देने आते हैं, हमें यही नहीं पता लग पाता कि कौन सा बच्चा शिकार हो रहा है हरासमेंट का इन कॉलेज कंपाउंड या स्कूल कंपाउंड, पता ही नहीं लग पाता। तो हमने स्टूडेंट को क्यों लिया एज ए मेंबर? इसीलिए लिया हमने कि वो बच्चों के बीच में जाए और उनसे इस चीज के बारे में कंफर्म करे कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा है। इसलिए हमने इस कमेटी में एक स्टूडेंट को भी मेंबर बनाया हुआ था। बात करते हैं आगे कि कमेटी मेंबर का हेड मैडम ने क्लियर कर दिया एज ए सीनियर, जो सीनियर होता है उसी को इसमें हेड बनाया जाता है। और मेल और फीमेल इसमें बराबर बराबर शामिल किए जा सकते हैं। और आगे अगर किसी बंदे को इसमें शिकायत देनी है तो वो कैसे देगा? अभी आपने कहा कि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ कमेटी होती भी है या नहीं होती। कि मैं खुद अभी शुरू करा था जब लेक्चर, जब मैंने ये खुद कहा था कि जहां तक मैं जानती हूँ अभी बच्चों को ये क्लियर ही नहीं है कि हमारे कॉलेज में ऐसा कोई कमेटी बनी भी हुई है, आईसीसी कमेटी कोई ऐसी बनी हुई है जहाँ पे हम अपनी शिकायतें दे भी सकते हैं या नहीं। तो मेरा सबसे पहले कहना यही होगा कि बाहर कॉलेज के एक बोर्ड जरूर लगाया जाए। इस चीज के बारे में बच्चों को अवेयर होना बहुत जरूरी है कि ऐसी कंप्लेंट्स हम इस कमेटी के अंदर भी दे सकते हैं अगर हमारे को हराश कॉलेज कंपाउंड के अंदर किसी भी स्टूडेंट या लेक्चरर या और स्टाफ जो होता है उसके द्वारा किसी भी लड़की को हराश किया जा रहा है एट ए वर्क प्लेस। जरूरी नहीं है कि जो वहां पे काम कर रहा है वो ही कमेटी में शिकायत देगा। मैं क्योंकि अभी पिछले मंथ मेरी कहीं एक वेबिनार हुई थी स्कूल में, वहां पे क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था, मैडम मेरे साथ ऐसे ऐसे किसी स्कूल में बच्चे ने मेरे को ऐसे ऐसे गलत वर्ड्स बोले थे और मैं यहाँ प्रिंसिपल के पास गई और प्रिंसिपल ने मेरी शिकायत लेने से मना कर दिया। तो मैंने जब उस प्रिंसिपल जी सर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने स्टूडेंट का क्यों नहीं लिया? आपका फर्ज बनता था कि यहाँ पे आप सबसे पहले कंप्लेंट फाइल करते। अगर कोई भी स्टूडेंट आपके पास आ रही है, आपके कॉलेज स्कूल के अंदर उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, तो आपने उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी? तो प्रिंसिपल सर मुझे नहीं पता वो न्यू थे या क्या था, उन्हें पता नहीं था, इस बारे में मुझे भी नहीं पता। उन्होंने मुझे सिंपल क्या आंसर दिया, वो कहते हैं कि मैडम हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ बना ही नहीं है, कोई लीगल लिटरेसी कैंप ही नहीं होते हैं, कोई कमेटी का गठन ही नहीं होता है। ऐसा मुझे सुनने को मिला। बड़ा आश्चर्य की बात थी कि एक स्टूडेंट जिसके साथ इतना गलत हो रहा था और वहां उसी की शिकायत दर्ज नहीं की गई। तो मैंने क्या किया, वहां पे सबसे पहले यही चीज लिखवाई कि यहाँ पे पहले एक बोर्ड लगवाओ ताकि बच्चों को ये पता लग सके कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो इस कमेटी के द्वारा हम अपनी शिकायत अंदर दे सकते हैं। तो वहां पे प्रिंसिपल सर ने बाद में दूसरा क्वेश्चन मुझसे क्या कहना, मैडम वो तो स्टूडेंट थी, यहाँ पे काम थोड़ी करती थी। सबसे बड़ी बात कि वो काम नहीं करती थी इसलिए हमने उसकी शिकायत नहीं ली। क्या ये सही था? बिल्कुल गलत था ये, क्योंकि वो वहां पर पढ़ने तो आती है और कॉलेज या स्कूल क्या है, पढ़ाना और पढ़ने का एक मंदिर है। पढ़ाने लेक्चरर या टीचर्स आते हैं और पढ़ने विद्यार्थी आते हैं, चाहे वो कॉलेज की बात है चाहे वो स्कूल की बात है। तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम बच्चों को खुद अवेयर करें कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप इस आईसीआईसी कमेटी के तहत अपना स्टेटमेंट और शिकायत लिखित में जो वहां के हेड है उनको दे सकें। और मैं मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉलेज में भी एक ऐसा बोर्ड बना दीजिए और वहां पे लगवा दीजिए कि यहाँ पे इंटरनल कमेटी कंप्लेंट कमेटी है जहाँ पे बच्चे या स्टाफ अपनी शिकायत दे सकता है। जहाँ तक स्टाफ एडवोकेट उमा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि ऑलरेडी हमारे कॉलेज में ये सारी चीजें दे आर इन प्लेस। बोर्ड एक डिस्प्लेइंग बोर्ड है जिसमें इस कमेटी का मेंशन है, उसमें मेंबर्स का भी मेंशन है
हमारे दोनों विंग्स में हमने इस तरह की इंफॉर्मेशन बच्चों से साझा की हुई है। पोर्टल पे भी है, वेबसाइट पे, सब पर हमने अपने ये सारा जो ऑर्डिनेंस है ये सब डलवाया हुआ है। थैंक यू सो मच मैम। इवन कंप्लेंट बॉक्स भी है मैम हमारे यहाँ ना, कंप्लेंट बॉक्स बिल्कुल होना चाहिए मैम, ये हर जगह जरूरी है कंप्लेंट बॉक्स। अगर बच्चा सामने नहीं आ सकता तो लिखित में अपनी कंप्लेंट उस कंप्लेंट बॉक्स में डाल सकता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उस कंप्लेंट बॉक्स को खोलने का राइट किसको है कॉलेज में, सिर्फ प्रिंसिपल को या कोई भी खोल सकता है? नहीं, वो मैं एक अपने स्टूडेंट को लेकर, जो हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं दो, मैं 3 महीने में उसको एक बार खोलती हूँ, या पिछली बार मैंने 1 महीने में भी खोल लिया था कि कोई सजेशन होता है, कोई कंप्लेंट होती है तो हम उसको लेते हैं। ठीक है मैम। और वो चाबी आप ही के पास रहती है? मेरे पास रहती है, चाबी मेरे पास रहती है। ठीक है मैडम, आपके यहाँ तो बिल्कुल उससे सटीकता से काम चल रहा है, लेकिन कई कॉलेज में अभी नहीं हो रहा है, वहां पे मैं जरूर कोशिश करूंगी होगी। और अगर बाय द वे अब बात आती है कि यहाँ तो कॉलेज में सबको पता है कि ऐसा है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो क्या करे? जरूरी है कि वो आईसीआईसी में अपनी कंप्लेंट करे? नहीं, वो क्या कर सकता है, पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है, या 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर वो 18 अबव नीचे है, 18 साल से नीचे है, तो वो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी अपनी कॉल करके बता सकता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है या मेरे को ऐसे ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि हम आईसीआईसी ही उसमें ही कंप्लेंट करें, पुलिस लाइन भी, पुलिस हेल्प भी आप ले सकते हैं। और अब बात आती है कि क्या आईसीआई जो हमारी ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, इसको पावर क्या है? इसको पावर एक सिविल कोर्ट की तरह ही समझ लीजिए, बिल्कुल सिविल कोर्ट की तरह इसको पावर है। वो कंप्लेंट लिखित में लेगा, लिखित में देखेगा, उसको अगर सच लगता है कि कंप्लेंट्स के तथ्य बिल्कुल सही हैं, और वो अपने उस पर सबूत भी मांग सकता है, गवाहों को भी बुलवा सकता है अगर वो हेड चाहता है। तो अगर उस हेड को ये लगता है कमेटी के कि कंप्लेंट बिल्कुल सच पाई गई है, सबूतों के आधार पर भी सच है, तो उसको पूरी पावर है, वो उसको सजा भी दिलवा सकता है। या मान लीजिए कॉलेज से उसको, अगर मैं कॉलेज की ही बात करूंगी यहाँ पे, तो कॉलेज से उसको रेस्टिगेट भी किया जा सकता है, या उसको पावर है कि वो एफआईआर भी दर्ज करवा सकता है इंडियन पैनल कोड के अकॉर्डिंग। ये आईसीसी हेड के जो हेड है उसकी पूरी पावर है, यानी एक सिविल कोर्ट की पावर आईसी कमेटी को दे रखी है, इंटरनल कमेटी को दे रखी है। यहाँ पावर की बात की थी यहाँ, और सारा तो वैसे नीना मैम ने कवर ही कर दिया था। अगर फिर भी मैं चाहूंगी कि इससे रिगार्डिंग भी अगर थोड़ी मोड़ी कोई किसी भी स्टूडेंट की क्वेरी है, तो वो नीना मैम भी अभी मेरे सामने ही मौजूद है और मैं भी हूँ, पूछ सकता है। और टॉपिक को लगता है हमें यहीं स्टॉप करें, आगे कभी फिजिकल मिलेंगे तो जरूर साझा करेंगे और लॉज इसके बारे में। डिम्पल, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो मैम मेरी है एक और। सपोज आप कहीं पर ट्रेन में या कहीं पर आप जा रहे हो, ठीक है, और वो सामने वाला पर्सन सिर्फ आपको घूर रहा है, तो क्या घूरना है ऑल्सो हरासमेंट? मैम आपने बात एक स्टूडेंट वाली करी कि एक स्टूडेंट, मैं नेहरू कॉलेज में लेक्चर दे रही थी और लेक्चर के द्वारा एक क्वेरी हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, एक छोटी सी बच्ची थी, मैं तो उसे छोटी सी बच्ची ही समझूंगी, उसने खड़े होकर कहा, मैडम मैं जा रही हूँ और किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं क्या करूं? अब मैं उनकी क्वेरी दे के आंसर देते देते इतना थक चुकी थी, तो मुझे लास्ट में यही बोलना पड़ा, तू भी पत्थर उठा के उसको मार देना, वहीं उसकी आंखें फूट जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसी क्वेरी पूरी नहीं करेंगे, वो भी वैसे गलत नजर से देखना। देखो, अपना आंतरिक स्वभाव देखा जाता है, अपनी आंतरिक दृष्टि देखी जाती है कि हमें सामने वाले का देखने का नजरिया कैसा लग रहा है। मैडम, देखने का एक नजरिया होता है, अगर हमें वो गलत लग रहा है तो वो गलत है, तो वो पूरा इस एक्ट के अंदर आएगा। और मैं चाहूंगी कि नीना मैडम इस पर अपने शब्द साझा करें कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अगर किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई अगर आपको घूर रहा है और आपको लगता है वो घूरना एक अश्लीलता का है, अश्लील तरीके से आपको घूर रहा है, आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको देख रहा है, मैं पट्टी को बिल्कुल खुले शब्द से आपको बता रही हूँ, तो आपको कंप्लेंट कमेटी में देनी चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूशन के बाहर हैं और आपको कोई घूर रहा है और वो भी उसी तरीके से घूर रहा है कि आपको लगे वो अश्लील है, तो आप कंप्लेंट पुलिस को दे सकते
सकते हैं। आपको घूरने का नजरिया, क्योंकि आपको एक कंप्लेंट लिखनी है, आपको ये बताना पड़ेगा। ये नहीं कि वो आप मुझे देख रहा था तो मैंने कंप्लेंट दे दी ना। उस आपको ये बताना होगा कि वो गंदी नजर से वो मुझे, मेरे शरीर को, इन इन अंगों को गलत नजर से देख रहा था। उसने मुझे देख के सीटी बजाई। अगर ये दूसरा ऑप्शन है स्टॉकिंग, ये मैंने दोबारा भी बोला, आईपीसी में एक सेक्शन है स्टॉकिंग का, वो इसमें अंदर कवर होगा। आपको, क्योंकि आपने ओरल तो बताना है कि मैं जा रही थी, मैं कॉलेज से के बाहर निकल रही थी और वो लड़का मुझे घूर रहा था। दैट इज नॉट कि आपने घूरने का नजरिया बताना है कि वो मुझे गंदी नजर से मेरे शरीर को देख रहा था, मेरे को एक गलत निगाह से मुस्कुराते हुए घूर रहा था, मुझे अश्लील नजरिए से घूर रहा था। वो आपकी, क्योंकि कंप्लेंट में डिस्क्राइब करना है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तभी आप उसको अश्लीलता की कैटेगरी में ला सकती हैं, तभी वो इंटरनल कमेटी में ला सकती है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ कंप्लेंट देनी है, हमें वो अश्लीलता को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस अश्लीलता से वो आपको देख रहा था। एक बात और कि केवल देखना ही नहीं, मैं जहां तक समझती हूँ नीना मैम कि गलत वर्ड्स बोलना भी इवन इसमें शामिल किया जा सकता है। अगर किसी लेडी को इन वर्क प्लेस गलत शब्द बोले जाते हैं जो उसकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो भी इसमें मुझे लगता है कि शामिल होना चाहिए, और होता भी है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हम शिकायत दे सकते हैं। उषा मैम की शायद कोई क्वेरी है। अगर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का खुद ही मेंबर है, यस मैम, और वर्क प्लेस पे उसके साथ कोई बदतमीजी हो जाए तो फिर क्या होगा? मैम आपका पूरा राइट है, बेशक एज ए मेंबर है या कुछ है, आप अपनी कंप्लेंट देने के पूरे हकदार हैं उसमें, अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल आपका राइट है। और ये जो अगर अपशब्द अगर बोले जाएं तो ये अंडर सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं आता? बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया मैडम, गलत शब्द बोलना भी इसमें आता है। आता है ना? बिल्कुल आता है, 101% आता है। मतलब अपशब्द कोई भी हो, किसी की भी बिल्कुल, गरिमा किसी भी तरीके से लेडी की लज्जा भंग करने वाले वर्ड्स कैसे भी हो, वो इसमें आते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, वेलकम मैम। मेरे हिसाब से अभी कोई क्वेरी नहीं है मैम, आई थिंक सो। ये सामने से ही होंगी मैडम, जब हम कभी सामने आएंगे। एक्चुअली जो फेस टू फेस होता है ना, उसका यस मैम, बिल्कुल बात ही अलग होती है उस चीज। कोई नहीं, कभी टाइम आएगा, सामने से भी होगा ये सब कुछ। विश करें ये कोरोना जाए और फिर फेस टू फेस। मैम हिमानी कोई स्टूडेंट है, उसने हैंड हिमानी को अनम्यूट करें। हाँ, रेज है। हिमानी बेटा म्यूट करो अपने आप को। मैम दीप्ति मैडम करेंगे। मैम मेरा क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई डू इफ समवन कीप्स मी हरासिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? अगर आपको सोशल मीडिया पे हर्ट किया है, आप इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं हैं, तो देन यू हैव टू गो टू द पुलिस। ओके बेटा? यस मैम। व्हाट अगर वो स्टूडेंट कॉलेज की है देन मैम, अगर आपके कॉलेज के प्लेसेस के अंदर उसको, क्योंकि एक वर्क प्लेस की डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताई कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ भी आपको अश्लीलता का कोई भी जो रूप है हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा, तो वो कमेटी के अंदर आएगा। अगर आउटसाइडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है तो वो हरासमेंट कमेटी में अपनी कंप्लेंट नहीं दे सकती, चाहे वो उसका कोई स्टूडेंट ही है, चाहे वो दोनों स्टूडेंट ही कॉलेज के दोनों स्टूडेंट हैं, तो भी आपको पुलिस के अंदर ही देना होगा। वो डायरेक्ट कमेटी में देने का राइट नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन की बात। यस आ गया है। ओके मैम। मैम माय लास्ट क्वेश्चन है, मैम इज इट हार्ड टू प्रूव हरासमेंट इन द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट? मैम बेटा, किस तरीके की हरासमेंट आप बताओगे कंप्लेंट, जब आपके पास एक राइट।
आपको मैं एक प्रोविजन बताती हूँ। जब भी कभी, क्योंकि जो स्टूडेंट है, जो गर्ल चाइल्ड है या बच्चा है या एक वुमेन है, उसके पास एक राइट है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है। उसमें एक प्रोविजन है मॉडल स्कीम फॉर प्रोसिक्यूशन काउंसिल। जब भी आप पुलिस के पास जाते हैं, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं, तो एक लेडी एडवोकेट हर पुलिस स्टेशन के अंदर अपॉइंट की गई है। तो उसका अपॉइंट करने का भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप जो बच्चा है किसी बात को कहने से झिझकता है, तो वो उस एडवोकेट को बिना झिझक के बता सकता है, आप अपनी एल्डर सिस्टर समझ के, अपनी बेटी समझ के, कि मेरे साथ ये हुआ। तो उस कंप्लेन को, आपकी स्टेटमेंट को डिस्कस करने के लिए वो एडवोकेट वहां अपॉइंट है, वो आपकी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ वो आपकी लिखवाएगी। ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, नीना मैम एंड उमा मैम। आज का ये सेशन जो रहा मैडम, वो बहुत ही इंटरेक्टिव भी रहा और इंटरेस्टिंग भी रहा। मैंने तो बहुत कुछ सीखा आज, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था और हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नरेश कामरा सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे आज के वक्ता। सर, नरेश कामरा। Thank you, Dimple ma'am. Respected Principal Sir Dr. Krishnakant ji, Madam Kamal Tandon, Convener ICC, Madam Usha Agarwal, In Charge Wing 3, Madam Renu Maheshwari, Advocate Uma Chauhan, Senior Advocate Neena Sharma ji, other members of ICC Agarwal College Ballabgarh and students. सबसे पहले मैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की तरफ से आज की मुख्य वक्ता सीनियर एडवोकेट नीना शर्मा जी का, जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में हमारे विद्यार्थियों को और हमें विस्तृत जानकारी दी, उनका मैं अपने हृदय से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी मुख्य वक्ता एडवोकेट उमा चौहान, जो हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी विद्यार्थी रही लगभग 15 वर्ष पहले, और अपने समय की बहुत अच्छी वक्ता थी वो, और आज बहुत अच्छी अधिवक्ता हैं, यानी वक्ता से अधिवक्ता, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वो। उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में कॉलेज का बहुत नाम रोशन किया, विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में कॉलेज का नेतृत्व किया और बहुत प्राइजेस भी जीते कॉलेज के लिए, कॉलेज का नेम फेम सब कुछ किया उन्होंने। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बताया। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की तरफ से और अपने तरफ से कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमें समय समय पर इस तरह की वार्ताएं आयोजित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सभी मेंबर्स का, आईसीसी कमेटी के सभी मेंबर्स का तथा सभी विद्यार्थियों का जिन्होंने इस में भाग लिया और अपने क्वेश्चंस पूछे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए नीना जी, फिर से उमा से तो हम मिलते ही रहते हैं, आपसे फिर भी हम मौका देंगे जब एक बार कोरोना खत्म होगा और फिजिकल मोड में It's my pleasure मैम। कर पाएंगे। सभी का धन्यवाद। तो मीटिंग लीव करते हैं अभी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सबसे बड़ा धन्यवाद मैम आपका कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करवाया। वो तो रहेगा। बहुत ही अच्छा था मैडम, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। क्या